Hello students, welcome back to our channel जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं बिहार के अंदर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के जीएस, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके 2022 का जो सेशन है पूरे साल के अंदर अप टू अगस्त हम देख रहे हैं इन सभी पेपर्स को। तो ये सेट है हमारा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ये है सेट, मैं इसको चेंज कर दूंगा, जो थंबनेल होगा वहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ये है सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी 67th का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, या फिर फ्यूचर में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, या लेक्चरशिप का, या जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पर भी जीएस का पार्ट आता है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है ब्लड ग्रुप के अंदर, वो कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, या ओ होता है? देखिए सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। तो ब्लड ग्रुप जो बेसिकली है वो डिपेंड करता है, मतलब कौन सा कैटेगरी होगा वो डिपेंड करता है प्रेजेंस और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ किसकी। देखिए प्रेजेंस और एब्सेंस किसकी, एंटीजेंस की। किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है, उसके बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप का डिवीजन है वो देखने को मिलता है। तो देखिए एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। ठीक है, तो किसमें ए प्रेजेंट है एंटीजन, किसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे जो ब्लड ग्रुप है, उसका जो ब्लड ग्रुप है बेसिकली वो डिवाइड किया जाता है 4 ग्रुप्स के अंदर। और वो 4 ग्रुप कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी है एंड देन ओ है। ठीक है, तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स के अंदर डिवीजन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर जो कि जो ब्लड जिसके अंदर जो ब्लड है आपका, एक जो ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर जो एंटीजन ए है, कौन है? एंटीजन ए। ठीक है, तो वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है आपका ग्रुप ए से। देखिए एंटीजन है, एंटीजन ए है, तो ग्रुप कौन सा हो गया? ए। ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज़ साथ में जुड़ती है, इस ब्लड के अंदर बीटा। देखिए ब्लड ग्रुप ए के वालों के अंदर क्या होता है? बीटा। बीटा एंटीबॉडीज होती है। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज। देखिए एंटीजन तो ए हो गया, वो ब्लड ग्रुप हो गया ए, उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी हैं? बीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या हो गया केस, जिसके अंदर एंटीजन जो होगा दैट इज एंटीजन, एंटीजन बी है, तो वो ब्लड ग्रुप तो आपका कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप जो है वो ग्रुप जो होगा वो होगा बी ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बट यहाँ पर जो एंटीजन है वो कौन सा जाएगा? वो जाएगा अल्फा एंटीजन, दैट इज अल्फा एंटीजन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, बट बीटा एंटीबॉडी है, और ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, और एंटीबॉडी कौन सी है? अल्फा एंटीबॉडी है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। साथ में ये तो इसकी हो गई और इसकी कंडीशन हो गई। ये वाला जो आपका सी वाला पॉइंट है ए बी, तो ए बी के अंदर क्या होता है, जो एंटीजन है, कौन से एंटीजन थे हमारे पास? ए और बी, मतलब एंटीजन ए प्लस एंटीजन बी, मतलब ये दोनों एंटीजन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है आपका? ब्लड ग्रुप, ग्रुप ए बी कहलाता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ एब्सेंट होती है, मतलब इस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती। कौन सी एंटीबॉडीज? अल्फा एंटीबॉडी और बीटा एंटीबॉडीज जो थी ये दोनों प्रेजेंट नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरा, फिर हम बात करें अगर जो ये लास्ट पॉइंट है जो आपका ऑप्शन डी, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कौन एब्सेंट होगा? देखिए एक थी आपकी दैट इज एंटीजन, एक एंटीजन था, एक एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडीज, दो चीज़ें थी। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसके अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब जो ये एंटीजन ए और बी था ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, कोई सा भी नहीं होता इन दोनों में से। बट यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? दोनों, अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज, ये दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं ब्लड ग्रुप ओ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है कि ब्लड ग्रुप ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, ए बी और ए बी और ओ,
ये चारों ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, वो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आती है आपकी, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपके पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप कितने हैं? ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है। देखिए मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड, आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, नॉलेज प्लस आपकी स्किल्स दोनों को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये देखिए ब्लड ग्रुप ए हो गया हमारा, ए बी मतलब 4 ब्लड ग्रुप्स का हमने डिवीजन दे दिया। अब जैसे एंटीजन की जब हम बात करते हैं, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन कौन कौन सा है? ए ग्रुप के अंदर ए है, बी के अंदर बी है, इसके अंदर ए बी है और इसके अंदर कोई भी नहीं है, मतलब नील है, खाली है ये, है ना। देन एंटीबॉडीज की जब हम बात करते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है, ए यहाँ लिख दीजिए शॉर्ट में, आप समझ जाएंगे। एंटीबॉडीज, तो इसके अंदर जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, वो कौन सी है? बीटा वाली, या आप बी कह लीजिए या बीटा कह लीजिए। ठीक है, इसके अंदर अल्फा है, इसके अंदर कौन सी है? नहीं है कोई सी भी, और इसके अंदर क्या है? अल्फा प्लस बीटा दोनों है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दोनों है, जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों था, यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों है। ठीक है, देखिए ए बी भी कह सकते थे, बट अल्फा बीटा मैंने इसलिए कह दिया ताकि आपको समझने में और डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। अब यहाँ पर डोनर ग्रुप की बात आती है। एक होता है डोनर ग्रुप, मतलब इस ग्रुप वाले को, ये मतलब जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ये किसको खून दे सकता है, किसको ले सकता है, ठीक है, किसको डोनेट कर सकता है, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डोनर की हम बात करें, नॉट रिसेप्टर की। डोनर में बात करें तो ए ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है? ए को कर सकता है, ओ को कर सकता है। ठीक है, बी वाला किसको कर सकता है? बी को कर सकता है, ओ को कर सकता है। सी वाला जो है वो ए बी को करेगा, साथ में ए को भी करेगा, बी को भी करेगा और ओ को भी करेगा। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला है ये सिर्फ ओ को करेगा। तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब लेने वाला, है ना, जो हर ब्लड ग्रुप के साथ में बेसिकली क्या कहता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब जिसके अंदर जो एंटीजेंस तो दोनों हैं बट एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, तो वो वाला होता है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये डोनेट कर सकता है, भाई डोनेट करेगा तभी तो लेगा ना भाई, है ना। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्टर। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये इस क्वेश्चन और प्लस इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप सो सारी चीज़ें आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया इज अन इन्फेक्शन ऑफ, निमोनिया किस चीज़ का इन्फेक्शन है, बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली रिलेटेड है विद द लंग्स। ठीक है, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। और जनरली ये क्या होता है? ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, और इसे न्यूमोकोक्कल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है कई बार। और जो बेसिकली किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियाज की वजह से होता है। ठीक है, मोस्टली ये बैक्टीरियाज की वजह से होता है। और जब ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया होगा, तो उस टाइम पर इसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के नाम से इसे जाना जाता है, या न्यूमिनोकोकस के नाम से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, बट ये जो निमोनिया है ये सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होगा ऐसा नहीं है, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, आपका फंगाई की वजह से भी हो सकता है। देखिए ये एक्चुअली क्या है, सारी एयरबॉर्न डिजीज है। तो जो भी बेसिकली निमोनिया क्या है, एयर टू एयर ट्रांसमिट होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, और स्पेशली ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है? इममिच्योर होता है। इममिच्योर होने की वजह से जो है ये बीमारी उनके अंदर जल्दी ग्रो करती है, जल्दी फैलती है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें इसकी स्प्रेडिंग की, तो ये स्प्रेड जैसे आपका कफिंग, खांसते हैं या छींकते हैं, या थ्रू द ब्लड, या आपका जो बेसिकली ब्लड से भी होता है, जो थ्रू द चाइल्ड बर्थ। मगर जो देखिए अगर जो मदर जो है, मदर निमोनिया से ग्रसित है बिफोर द डिलीवरिंग, मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा है उससे पहले अगर जो मदर को बीमारी हो रखी है, तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी निमोनिया के अटैक्स या निमोनिया की जो बीमारी है वो जल्दी पकड़ ले। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक लंग डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग
in front of mirror find his image larger than himself, this implies that the mirror is, देखिए कोई व्यक्ति एक मिरर के सामने खड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो उसको जो एक्चुअल साइज है उससे उसको बड़ी दिख रही है। वो उसका कारण क्या है, वो इसका मतलब ये पूछा है इसने कि वो किस मिरर में अपने आप को देख रहा है, कॉनकेव मिरर में देख रहा है, प्लेन में दिख रहा है या कॉन्वेक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए कॉनकेव जो होता है मतलब वो इस तरीके से होगा, इसका जो आउटर सरफेस है आपका वो क्या होगा, पेंटेड होगा, यहाँ पर आप इमेज अपनी देखते हैं। वैक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में तो थोड़ा इधर पे पेंटेड होगा, ये आपका थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी इमेज देखते हैं। और एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो आप घरों में सिंपली ऐसा इस तरीके से फ्लैट होता है। तो इस तरीके का जो मिरर होता है, 3 टाइप के मिरर्स होते हैं आपके। ठीक है, तो अगर जो हम एक जो हमने एक 9th-10th में अगर जो आपको ध्यान हो डायग्राम बनाते थे कि भाई एक आपने मिरर ले लिया, ये इस तरीके से आपने एक लाइन खींची थी इस तरीके, यहाँ पर रखा आपने कोई एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरीके से मूव कराते थे तो इसे क्या कहते थे, इंसिडेंट रे। आइए लिख देता हूँ शॉर्ट में, इंसिडेंट रे। और कुछ रे क्या होती थी, यहाँ जाती थी और फिर यहाँ से वापस आती थी, इसे कहते थे रिफ्रैक्टेड रे, मतलब सीधा गई और वापस आ गई। ठीक है, और वही इस पॉइंट से अब जब आप यहाँ देख रहे हैं इस कॉर्नर की तरफ, ठीक है, तो इसे क्या कहते थे, आइया, दैट इज ऑल्सो इंसिडेंट रे। और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से बनती थी। बट जब ये था केस आपका प्लेन मिरर के अंदर, ये चीज़ें चल रही हैं प्लेन मिरर के अंदर, और यहाँ पर जो इमेज बनती थी बेसिकली वो यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पर कहीं बना करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक डॉटेड लाइन में आपने डायग्राम बनाई होगी अपने स्कूल टाइम्स में, आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, ठीक है, तो देखिए कंडीशंस यही हैं। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और उसकी जो साइज होती है वो सेम होती है एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट ये वाला है, इसका मान लीजिए 1 मीटर का हाइट है, तो यहाँ पर जो इमेज बनी वो भी 1 मीटर के हाइट की बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो होती है। एक तो यहाँ पर पूछा है लार्जर, मतलब जो आपका हाइट है, मतलब 1 मीटर का हाइट है, तो आप थोड़ा सा बड़ा देख रहे हैं उसमें। ठीक है, तो भाई प्लेन वाला तो कंडीशन नहीं होगा, तो ये तो कट गया आपका। फिर चलिए हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। तो जब हम कॉन्वेक्स लगा रहे हैं वहाँ पर, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज है वो इरेक्टेड एंड वर्चुअल तो होती है। देखिए इरेक्टेड होती है, वर्चुअल होती है कॉन्वेक्स के अंदर, बट साथ में क्या होती है, थोड़ी सी डिमिनिश टाइप की होती है। ठीक है, डिमिनिश इमेज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर जो कॉनकेव की, तो ये भी कैंसल आउट हो जाता है। कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज आपकी बनेगी वो बनेगी हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड मतलब, हाईली मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी छोटी चीज़ है उसको जब आपको बड़ा करके देखना है या लार्ज करके देखना है तो उसको मैग्नीफिकेशन करते हैं। जो घरों में, जैसे आपने लैब में या घरों में भी बचपन में यूज़ किया होगा, एक छोटा सा लेंस टाइप का होता है, जैसे आप एक आंख बंद करके चेक करते हैं कि भाई कोई छोटी सी चीज़ है उसको आप बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि आपका हाईली मैग्निफिकेशन होता है, मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलती है, और सेम साइज की भी मिलती है, मैग्नीफाइड भी मिलती है। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिलती है। बट साथ में क्या होता है, रियल इमेज आपको देखने को मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी देखने को मिलेगी, या वर्चुअल इरेक्ट, ये कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो लार्ज साइज के बारे में पूछा है तो उसके लिए यही ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट बनता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। देखिए जब गर्मी का टाइम होता है तो गर्मी के टाइम पे आप जब पंखे के सामने बैठते हैं, या पंखा जैसे आप नीचे बैठे हैं आपके ऊपर पंखा चल रहा है तो हवा ऊपर से आपको लग रही है ना। तो सपोज कर लीजिए आप हैं, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, फैन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर फैन चल रहा है, तो अब फैन चल रहा है तो उस कंडीशन में एक्चुअली 3-4 फेनोमेना जो है वो साथ में एक्टिवली वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना एक किसी स्टूल के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है, दिस इज द टेबल, आप चेयर कह लीजिए, किसी चेयर पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है मिस्टर ए जो है वो कहाँ पर बैठे हैं, चेयर के ऊपर। तो जब चेयर पे बैठे हैं, भाई गर्मी से आए हुए हैं, हीट है आपकी बॉडी के अंदर, हीट है, टेम्परेचर है अंदर। ठीक है, स्वेटिंग भी हो रही है, आपको पसीना भी आ रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो बॉडी बॉडी जो है, बॉडी का कुछ हिस्सा, मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है आपकी बॉडी के, डायरेक्ट कांटेक्ट में है चेयर,
तो यहाँ पर जो एक फेनोमेना देखने को मिलता है उसे कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा बॉडी और जो चेयर या स्टूल जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी बॉडी की हीट है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगी उस पर्टिकुलर पीस जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये फिनोमेना देखने को मिलता है, तो ये भी क्या करती है आपकी बॉडी को थोड़ा सा लो डाउन करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें एक और फिनोमेना की साथ में होता है जब आप बैठे हुए हैं तो आपके आसपास मतलब बैक साइड में आपकी पीठ की तरफ में बैक साइड जो होता है वहाँ पर एक फिनोमेना देखने को मिलेगा रेडिएशन। ठीक है, अब वो रेडिएशन में क्या करेगा, रेडिएशन में आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है मतलब गर्मी निकल रही है तो उसकी वजह से जो एक रेडिएट करेगा बॉडी, एक रेडिएशन का फीलिंग आती है। जैसे होता है ना कि आप कोई भी आयरन का रॉड है वो गर्म हो रखा है तो उसके आसपास जो एक रेडिएशन फीलिंग आती है ना कि भाई हाँ तप रहा है चीज़, है ना। या कोई आग के पास आप जाओ तो आपको फील होता है ना कि तप रही है कोई चीज़ है, एक टेम्परेचर फील होता है। तो वही आपकी बॉडी के कुछ सेंटीमीटर्स के आसपास तक में वो एक रेडिएशन फील देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कन्वेक्शन की। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, साथ में तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कन्वेक्शन का। ये था कंडक्शन का, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ गया। कन्वेक्शन क्या हुआ कि भाई देखिए अब आप बैठे हुए, कोई हवा का झोंका आपके सामने से आया, है ना, यहाँ से आया और यहाँ से इस तरीके से निकल गया, है ना। जब हवा का झोंका इस तरीके से मूव कर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो रेडिएटेड हीट है मतलब जो बॉडी की हीट निकली हुई है आपके सराउंडिंग में हो रखी है जो हीट, वो क्या हो जाती है वहाँ से निकल जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हीट निकलती है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, कूलनेस फील होती है। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन में पूछा गया था क्वेश्चन में कि फैन प्रोड्यूस कर रहा है कंफर्ट। ठीक है, ये तो हो गए नेचुरल फेनोमेनास में। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है पंखा। जब ये पंखा घूम रहा है चीज़ों को तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम देखिए ये सारी चीज़ें आपको कूल करने में हेल्प कर रही हैं अनडाउटफुल, बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है या जो मैक्सिमम एफर्ट रहता है वो रहता है यहाँ पर टॉप पोजीशन पे, वो होता है एक मेथड दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब जब लॉस ऑफ हीट होगा बाय द इवेपोरेशन ऑफ, जब आपको स्वेटिंग हो रखा है, स्वेटिंग हो रखा है, जब हवा निकलेगी तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी बॉडी के ऊपर स्वेटिंग है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक कूलिंग इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर प्रेस्पिरेशन ऑफ इवापोरेशन जो है वो क्या हो जाता है, रैपिडली हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, परस्पिरेशन इवापोरेट्स रैपिडली, मतलब पसीना जल्दी सूखेगा। जब जल्दी सूखेगा तो आपको कंफर्ट या कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर जो आपको ठंडा करने का जो काम कर रही है ना, ये चारों फाइनोमेनल्स आपको कर रहे हैं, बट मैक्सिमम जो काम है वो कौन कर रहा है, इवोपरेशन वाला पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग द नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्यों वो चमकता है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली रिफ्रैक्शन, जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कोई लाइट है, मतलब ये लाइट है जब आपकी ये आ रही है, ठीक है, यहाँ पर एक मीडियम था, एक मीडियम से जब ये दूसरे मीडियम में गई तो इसने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर लिया, बेंड कर लिया, फिर दूसरे से तीसरे में गई तो फिर इसने चेंज कर लिया। मतलब ये इस तरीके से जो एंगल था ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में जाना था, बट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में न जाके अपना पाथ जो है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। और इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो बेंडिंग होती है ये होती है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। मतलब देखिए जब कोई लाइट है मतलब ये लाइट रेस है, एयर में है तो इसकी स्पीड कुछ होगी, वाटर में है तो इसकी स्पीड कुछ और होगी, और फिर यहाँ पर वैक्यूम है तो इसकी स्पीड कुछ और होगी, अगर जो यहाँ पर ग्लास है, कांच है, तो इसकी स्पीड कुछ और होगी। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस है तो वहाँ पर कुछ स्पीड अलग होगी। तो मतलब ये डिफरेंट मीडियम्स की वजह से इसका जो स्पीड, जो बेंडिंग है, बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी करती है विद द डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। यहाँ पर एक टर्म इंपॉर्टेंट आ जाता है
दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, RI कहते हैं इसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ मीडियम, मतलब एक स्पीड है जो कि कहाँ पर, कौन से मीडियम में, एयर के बारे में बात कर रहे हैं। एक हम स्पीड लेंगे एयर के अंदर और दूसरी हम स्पीड लेंगे स्पीड ऑफ लाइट। देखिए हम किसकी स्पीड ले रहे हैं, लाइट की स्पीड ले रहे हैं, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट इज मीडियम, इन पर्टिकुलर मीडियम, चाहे आपका वाटर है या आपका वैक्यूम है या ग्लास है, कोई सा भी एक ऐसा मीडियम है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब यहाँ पर अगर जो मोर विल बी द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द टू मीडियम, मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब आर की जो वैल्यू है अगर जो ज़्यादा होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर जो ज़्यादा है, तो जो बेंडिंग है, मतलब ये जो बेंडिंग हो रही थी, ये स्ट्रेट आ रहा था, थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर ये ज़्यादा बेंड हो गया, फिर ये ज़्यादा बेंड हो गया, इस तरीके से जो ये एंगल होगा ना बेंडिंग का, जितना RI होगा हाई, उतना ही ज़्यादा आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है, बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट है जो, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, 6-7 लेयर्स हैं जो, ठीक है, वो, और साथ में जो विंड्स हैं, वेरिंग टेम्परेचर्स हैं या डेंसिटीज़ हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये ट्विंकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बट देखिए क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया, बट कई बार आप कहेंगे कि भाई जो सन है ये भी तो एक स्टार है, ये हमारी धरती के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टार्स, तो इस वजह से हमें वो डायरेक्टली सीन होता है रादर देन द ट्विंकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर साइज वेरी करता है फ्रॉम पॉइंट साइज में। ठीक है, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो विजिबल रहता है यहाँ पर, क्योंकि स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है और हमें कैसे देखने को मिलते हैं, एक जस्ट लाइक अ पॉइंट, मतलब हम एक पॉइंट की तरह देखने को मिलते हैं कि भाई एक पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये बेसिकली किस सिद्धांत पर काम करता है, यह पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो टाइप के मिक्सचर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एक होता है ट्रीटियम ऑक्साइड, ट्रीटियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रीटियम ऑक्साइड ये एटॉमिक बॉम्ब के आसपास में रखे होते हैं। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले दो टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है इन दोनों के बीच में। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहले शुरुआती फेज में ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रीटियम ऑक्साइड के बीच में इनिशिएट होता है विद द इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें क्या करता है एनर्जी को या हीट को वो क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चालू करता है। एंडो मतलब अंदर लेना है ना। इसके बाद दूसरी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर वो जितनी भी हीट या एनर्जी उसके अंदर स्टोर की है उसको क्या करता था, ब्लास्ट के फॉर्म में एक्सप्लोर कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है, जिसमें एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर थोड़ा सा देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, और ये बेसिकली पार्ट है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का। ठीक है, और इसके अंदर जो फिजन रिएक्शन है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो एक हैवी न्यूक्लियाई, मतलब लाइटर न्यूक्लियाई बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाइज मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना के उसका एक एक्सप्लोजन करते हैं, जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो टेम्परेचर अराउंड 10⁶ केल्विन के आसपास देखने को मिलता है। और ये जो टेम्परेचर होता है, मतलब इस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन हुई देखने को मिली तो उसको कहा जाता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जो है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर यूज़ किया जाता है। जो सन की एनर्जी है और स्टार्स की एनर्जी है वो भी एक सीरीज होती है, बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो हो गया, एक होता है फिजन रिएक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका फिजन रिएक्शन। तो फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम आर्टिफिशियली ट्रांसम्यूटेशन करते हैं हैवी न्यूक्लियाई का। इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, छोटे छोटे चीज़ों को मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना और उसके बाद उसकी ब्लास्टिंग हुई। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा आइटम होता है, मतलब एक हैवी न्यूक्लियस होगा, वो स्प्लिट होगा दो पार्ट्स के अंदर या मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो उस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर भी एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है, रिलीज होती है बेसिकली। ठीक है, तो
दिस phenomena is related with the fission reaction. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर। देखिए जब हम खाना बनाते हैं तो आज की डेट में सभी जगह घरों में सभी जगह तो क्या यूज़ किया जाता है, प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना है आपका वो जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है, उसका एक रीज़न है, वो ये है कि देखिए जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर प्रेशर कुकर, मैं पीसी लिख देता हूँ, प्रेशर कुकर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। हाई प्रेशर देखने को, प्रेशर जो होगा आपका क्या होगा, हाई होगा। प्रेशर हाई होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वाटर का तो उससे क्या होगा, जो मटेरियल है या फूड प्रोडक्ट आपने कुकर के अंदर डाला है प्रेशर कुकर के अंदर वो जल्दी पक जाएगा। बट यहाँ पर तो यही एक मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई देखिए प्रेशर कुकर के अंदर हाई प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा किसका, वाटर का। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा किसी भी चीज़ का तो वहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो जल्दी कुक हो जाएगी, पक जाएगी, ठीक है। अब इस हाई प्रेशर की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना हो जाता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टू अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। मतलब अगर जो आप ओपन मतलब जैसे आपका भगोना हो गया या कढ़ाई वगैरह में जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री। जब वो बॉयल होना चालू हो जाता है पानी, ठीक है, तब उसमें पक रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब यहाँ पर जब आपने उसको बंद कर दिया तो हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर होने की वजह से जो ये 100 डिग्री सेल्सियस था तो ये टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है कितना, 120 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाता है। और स्टीम जो है, स्टीम बनती है उसकी वजह से। तो स्टीम जो है एक हॉट मटेरियल हो जाता है, एक हॉटर हो जाता है देन द बाकी अदर मटेरियल से, जो खाना को जल्दी पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ओपन जो वेसल होते हैं, जो कढ़ाई वगैरह या भिगोना आप यूज़ करते हैं घरों में, तो उसमें क्या होता है कि जो ये प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, मतलब स्केप हो जाता है। स्केप होने की वजह से जो आपका टाइम लगना है, मतलब किसी चीज़ को पकने में टाइम लग रहा है, वो क्या है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब सिंपली आप इसे समझना चाहें तो सपोज कर लीजिए आप चावल बना रहे हैं, राइस कुक कर रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर। तो राइस कुक करने के लिए आपको जो टाइम लगेगा दैट विल अराउंड, ये कह सकते हैं आप 7 मिनट आपको, इफ इन केस 7 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, राइस कुक करने में नॉर्मली 7 to 8 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट्स कह लीजिए। बट वहीं अगर जो आप एक ओपन वेसल के अंदर ये चीज़ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइम जो है लगभग 4 गुना, मतलब यहाँ पर आपको 32 मिनट का टाइम, लगभग हाफ एन आवर जो है मोर और लेस टाइम लगेगा। क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है, निकलता जा रहा है, एस्केप होता जा रहा है, ठीक है। तो टाइम भी लग रहा है आपका, और जो गैस आप यूज़ कर रहे हैं या इंडक्शन पे बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है, 4 टाइम्स आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तो वो क्या रहेगा आपका, दैट इज water start boiling at high temperature due to high pressure, that is option B is correct answer, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि लो टेम्परेचर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर हो जाता है। क्योंकि भाई जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी आ गया ना। देखिए किसी भी चीज़ को बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने में मान लीजिए 5 मिनट लग रहे हैं, प्रेशर कुकर के अंदर वही चीज़ हो जाती है 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लिया किसी भी चीज़ ने तो जल्दी ही पक जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question, if the door of the refrigerator are left open for the few hours then the room temperature will be। देखिए जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका डोर अगर जो ओपन रह जाए तो आपकी रूम टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि भैया आपको अगर जो रूम ठंडा करना है तो फ्रिज का, मतलब आपके रूम में कहीं फ्रिज रखा हुआ है तो उसको आपने डोर ओपन कर लिया तो आपका जो रूम है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, रादर देन इन्वर्स हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जनरली हीट निकालता है रेफ्रिजरेटर, क्या है, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जो कंप्रेसर वगैरह होता है पार्ट, वहाँ से क्या निकलती है, हीट निकलती है। और वो हीट जो है एक नॉमिनल रेट से अपना निकलती रहती है। जब आप उसको ओपन कर देते हैं आगे वाले डोर को तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है या अंदर का जो इन्वायरमेंट है, मतलब कौन सा एनवायरनमेंट, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है, डोर के अंदर तक का जो हिस्सा है, उसको ठंडा बना के रखने के लिए या बनाने की कोशिश में रेफ्रिजरेटर को बहुत ज़्यादा हीट निकालनी पड़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट निकालनी पड़ेगी तो उससे क्या होगा, वो हीट कहाँ जाएगी, आपके
जो रूम या जहाँ पर भी आपका किचन एरिया है जहाँ पर भी रखा हुआ है तो वहाँ पर वो हीट बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा। ये सिंपली वैसा ही हो गया कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग चला रहे हैं आप, देखिए साइकिलिंग आप इस तरफ को चला रहे हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आप साइकिलिंग चला रहे हैं और हवा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ जाएगी आपको मूव करने के लिए, बट आपकी डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम कवर हो पाएगी। ठीक है, तो ये वही वाला एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देख सकते हैं, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट ब्रिम, व्हेन होल ऑफ आइस मेल्ट क्या होगा। देखिए ये आपका एक कंटेनर है, कंटेनर में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने डाली एक आइस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि इसको थोड़ा जस्ट इसको क्लियर करते थोड़ा सा बनाते हैं इसे। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका कोई कंटेनर है, यहाँ तक आपने पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा वाटर भरा हुआ है ऊपर तक, टॉप तक, ठीक है, उसमें आपने एक आइस की क्यूब डाल दी, ये आइस की क्यूब हो गई। अब क्या होगा, जब आपने इसमें ऊपर तक भरा हुआ था पानी, आपने आइस क्यूब डाली, आइस क्यूब डालने के बाद जितना ये एरिया है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो निकाल देगा टॉप से, ठीक है, निकाल देगा, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि अब जब ये मेल्ट होगी ये आइस जो है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिफरेंस है, वाटर का टेम्परेचर कुछ और है, आइस का टेम्परेचर कुछ और है। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कंडीशन आने में उसको अपना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जिसकी मेजोरिटी होगी वो जीत जाएगा, जिसकी कम मेजोरिटी है वो हार जाएगा, वही वाली कंडीशन है। पर मेजोरिटी वाटर की है तो भाई वो जो आइस है उसको अपने वाटर के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। आइस बहुत ज़्यादा होती, थोड़ा सा आप पानी डालते हैं उसके अंदर तो वो उसको चिल्ड करने की कोशिश करता या आइसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करता, ऐसा करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इनिशियली तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ लगती है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी दैट इज रो, किसकी, आइस की डेंसिटी जो आइस की है वो कम होती है, दैट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, आपकी आइस की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है आपकी आइस जो है वो पानी में तैर रही है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी कम है आइस की, वाटर की ज़्यादा है, तो इसको आप रिलेट करके जब आप दो चीज़ें बनाएंगे, दो चीज़ें आप एक तरीके से समझ सकते हैं, दो कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं। एक ये होता है पहला केस, पहले केस में क्या होगा कि भाई जब आइस क्यूब आपने डाला, एक मास m का आइस क्यूब आपने डाला इसके अंदर, जब मास m का आइस क्यूब वाटर के अंदर डाला तो उसने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को जो उसके सरफेस पर है उसको उसने हटा दिया और अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, ठीक है, जो कि अपने वेट को सपोर्ट करेगा, भाई जो भी आइस का वेट है वो उतने मास को उसने हटा दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब आइस मेल्ट होना चालू हुई, जब मेल्ट होना चालू होगी तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, देखिए जो आइस है ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी वॉल्यूम में, मतलब ये पानी में कन्वर्ट हो रही है, तब पानी में उतना ही कन्वर्ट होगी जितना वॉल्यूम इसने ऑटोमेटिकली पहले ही डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब यहाँ पर क्या है, इसने एक वैक्यूम टाइप का बना लिया, जितना ये डिस्प्लेस करना था इसने कर दिया, उसके बाद जितना ये मेल्ट होगा, देखिए हाफ पार्ट तो यहाँ पर है ऑलरेडी, बट जितना पार्ट ये ऊपर वाला है जब ये मेल्ट होगा वो इतने ही पार्ट में अपने आप को समाहित कर देगा, वो पानी आपका बाहर नहीं निकलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है when the whole of the ice melt, जब आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी, the water level will not change, पानी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई डेंसिटी उसकी कम थी, उसने अपने अंदर ले लिया, ठीक है, कंज्यूम कर लिया उसने, क्योंकि जितना उसको अपना वाटर लेवल या वाटर की चीज़ें हटानी थी वो उसने पहले ही हटा दी है, फर्स्ट केस में ही हटा दी है कि भाई जितना उसने डिस्प्लेस करना था वो कर चुका है, अब वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर आपने सॉल्ट डाला, नमक डाला, तो नमक आपने मान लीजिए 2 चम्मच नमक डाला, पानी है, तो आपने जब उसको मिक्स किया तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा,
यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी ने बी लगाया था, जहाँ पेपर में जिस बच्चे ने भी लगाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर आपका क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही है, ये आपका नाम है, ठीक है। और फिर आता है एमीटर, एमीटर आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, ये भी करेक्टली मैच है, नॉट करेक्टली पूछा है उसको हम ढूंढ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर जो है आपका, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसे कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको मेजर करता है, बिल्कुल ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर, देखिए ये आपने 11th-12th में जिन बच्चों ने डेफिनेटली साइंस पढ़ी होगी, या शायद आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने स्कूल लेवल पे भी किए होंगे, मीटर पोटेंशियोमीटर के या वोल्ट मीटर या आपका गैल्वेनोमीटर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं स्कूल लेवल पे भी कराए जाते हैं। तो और आप लोगों ने स्कूल में किया होगा। गैल्वेनोमीटर जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ना कि रेजिस्टेंस को। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेजर के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें, एक इंस्ट्रूमेंट होता है एल्टीमीटर, ठीक है। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर किसके लिए यूज होता है, ये एल्टीट्यूड मेजरिंग के लिए, मतलब हाइट को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है एल्टीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंडली एक हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो घनत्व है, लिक्विड की डेंसिटी, उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में होता है एक हाइग्रोमीटर भी होता है यहाँ पर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको मेजर करने का काम करता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए, सॉरी लिक्विड के लिए, हाइग्रो होता है ह्यूमिडिटी के लिए। एक होता है लैक्टोमीटर, दैट इज लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या करता है, जो मिल्क होता है आपका दूध, उसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए कि भाई वो कितना शुद्ध है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर आप सभी को पता होगा, आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पायरोथर्मोमीटर, पायरोथर्मोमीटर, ठीक है। पायरोथर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली चीज़ों को मेजर करना है, मतलब ठीक है ना, एक हाई टेम्परेचर चीज़ को मेजर करना है, उसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, उसको मेजर करने के लिए पायरो थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एक्चुअली बीपीएससी 67th का जो पेपर था आपका, अभी जो कैंसल आउट हो गया था, उसके क्वेश्चंस थे, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये खत्म हो जाता है, उसके बाद हम किसी और पेपर को उठाएंगे, बिकॉज एग्जाम्स हैं तो क्वेश्चंस का रिपीटिशन होना कोई नई बात नहीं है। ये वाले जो क्वेश्चन जैसे आपका ये इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट था, तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।